हेलो, मैं मनोज कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री, गवर्नमेंट कॉलेज कोटा। देखिए, वेव इक्वेशन जो हमने पढ़ी थी उसके बाद में हमारा जो मेन उद्देश्य रहता है वो रहता है कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के बाद में जो हमारा साई का मान प्राप्त होता है, तो ये साई जो है इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, साई स्क्वायर की सिग्निफिकेंस क्या है, ये क्या है, इनको कैसे स्पष्ट किया जाए। देखिए, डी ब्रोगली ने बताया कि इलेक्ट्रॉन के कण व तरंग दोनों प्रकार के व्यवहार होते हैं, ठीक है। और जो इसका जो तरंग होती है, इससे कण के आधार से जो 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 तरंग जुड़ी होती है, इसके व्यवहार को समझने के लिए हमने क्या किया, श्रोडिंगर जो वेव इक्वेशन की जो अवधारणा करी। तो ये देखिए, श्रोडिंगर वेव जो समीकरण है क्या है, द्वितीय कोटि का अवकलित समीकरण है। इसे हल करने पर साई के कई मान प्राप्त होते हैं। इनमें से कुछ काल्पनिक होते हैं, वह मान्य नहीं होते। उनमें से उस मान का हम चयन करते हैं जो तरंग यांत्रिकी के अनुरूप हो। तो हम क्या करेंगे कि साई के उस मान की सहायता से नाभिक के चारों इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता की गणना करते हैं। ये हमारे जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है ही, ठीक है। डेल स्क्वायर का मान हम देखा कि जितना भी आता है XYZ प्लांक। ध्यान रखें, अब इसके बाद में हम सार्थकता की बात करते हैं। तो देखें, सिग्निफिकेंस ऑफ साई एक आयाम फलन है जो गतिशील इलेक्ट्रॉन के साथ संयुक्त डी ब्रोगली इलेक्ट्रॉन तरंग के आयाम को प्रदर्शित करता है। इस प्रकार साई का जो मान होता है किसी समय पर इलेक्ट्रॉन की स्थिति को प्रदर्शित करता है तथा ये एक अवस्था सब फलन है जो कि जिसकी गणितीय सार्थकता को बताता है, परंतु यह कोई भौतिक सार्थकता या जिसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होती। ये दैट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट है कि साई स्क्वायर की जो फिजिकल इंपॉर्टेंस होती है, जो सार्थकता होती है, सिग्निफिकेंस होती है, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द साई स्क्वायर इज ओके, बट साई जो है ना वो आपका जो भौतिक सार्थकता इसका नहीं दे पाता है। साई का चिन्ह धनात्मक ऋणात्मक कैसा भी हो सकता है, बट साई स्क्वायर हमेशा क्या रहता है, हमेशा पॉजिटिव रहता है या धनात्मक रहता है। साई स्क्वायर नाभिक के चारों ओर अंतरिक्ष में किसी स्थान पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता की व्याख्या करता है। साई स्क्वायर इलेक्ट्रॉन तरंग आयाम का वर्ग है। इसके द्वारा इकाई आयतन में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की साई स्क्वायर प्रायिकता की प्रदर्शित की जाती है। दोबारा देखिए, मैंने क्या बोला कि साई स्क्वायर एक तरंग आयाम का वर्ग है। इलेक्ट्रॉन तरंग आयाम का क्या है, वर्ग है। इसके द्वारा इकाई आयतन में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की साई स्क्वायर प्रायिकता प्रदर्शित की जाती है। अर्थात ये क्या है, प्रायिकता घनत्व है। नाभिक से दूरी बढ़ने के साथ साथ साई के मान में हमेशा क्या आती है, कमी आती है, परंतु ये कभी भी शून्य नहीं होता है, हमेशा ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव होता है। नाभिक के चारों ओर वह त्रिविमीय क्षेत्र जहाँ इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता मैक्सिमम होती है, एक कक्षक कहलाता है। इसके द्वारा ही पता लगता है। अब मैंने कुछ जो बिंदु लिख रखे हैं वो ये लिखे हैं कि ध्यान से देखें, ये आपको फर्स्ट नंबर का पॉइंट लिखना है। इसमें लिखें जो सबसे पहले लिखें, साई का जो मान होता है XYZ, लिखें आप, साई का मान XYZ चर के लिए एक ही होना चाहिए, क्योंकि साई स्क्वायर जो क्या बताता है, ब्रैकेट में लिखे, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता। साई स्क्वायर क्या है अपने आप में, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता का मान किसी बिंदु पर अलग अलग नहीं हो सकता है। अब क्या करते हैं भाई, दूसरा बात आती है कंटिन्यूअस, सतत। लिखें दूसरा नंबर का, साई लगातार बदलना चाहिए। साई लगातार बदलना चाहिए। देखिए, ये फाइनाइट जो होता है, अनंत पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता 0 है। साई जो है अनंत पर या अनंत दूरी पर लुप्त हो जानी चाहिए। तो कहने का मतलब यह है कि यूनिवर्स में इलेक्ट्रॉन अवश्य पाया जाना चाहिए। अतः इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी तक
सभी बिंदुओं पर इलेक्ट्रॉन की प्रायिकता का योग 1 होना चाहिए। दैट इज, ये क्या बताता है? ये बताता है अपना प्लस ये इन्फिनिटी, मैंने क्या होता माइनस इन्फिनिटी तक होना चाहिए साई स्क्वायर डी एक्स डी वाई डी जेड, इन सभी का मान क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। दैट इज ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी जब मैंने आरपीएससी के एग्ज़ाम दिया था तब भी ये क्वेश्चन उस एग्ज़ाम में आया था, जिसमें नाम पूछा गया था बताइए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। क्वेश्चन कहीं भी आपकी रिपीट हो सकते हैं, कहीं भी पता लग सकते हैं, तो हम दोबारा रिपीट कर लेते हैं। देखिए हम दोबारा रिपीट करके, ये देखिए कि ये देखिए साई और साई स्क्वायर में अंतर। तो साई कहता है इट हैज़ नो फिजिकल सिग्निफिकेंस, जबकि साई स्क्वायर इट हैज़ द फिजिकल सिग्निफिकेंस। दूसरा इट सिग्निफिकेंस द रिपीट द एम्पलीट्यूड ऑफ साई वेव फंक्शन का क्या होता है? रिपीट होता है। ओनली प्रोबेबिलिटी ऑफ द फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, ये क्या बताता है? ये बताता है प्रोबेबिलिटी ऑफ द फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। तीसरा साई के लिए बताते हैं इट हैज़ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ, बट ऑलवेज पॉजिटिव कौन होता है? अपना साई स्क्वायर होता है। साई के लिए बताते हैं इट डिस्क्राइब्स द पोजिशन एंड एनर्जी लेवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, बट इट इज़ नॉट डिस्क्राइब द पोजिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इट इज़ कॉल अबाउट ओनली द फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन 3 डायमेंशन स्पेस outer the न्यूक्लियस। तो आप ये देखें कि एक तो ये पता लगता है। अब आता है त्रिज्य, ये जो आपका आता है, ये देखिए ये चीज रेडियल एंड एंगुलर वेव फंक्शन। आप इसके बारे में मैं आपको बता देना चाहूँ कि ये जो आपका टॉपिक है रेडियल एंड एंगुलर वेव फंक्शन, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। स्लाइड्स मैं पीडीएफ के रूप में आपको और चीज़ें भी इसके अलावा, इस स्लाइड्स के अलावा पीडीएफ जो है उसमें आप देखना, मैं आपके कुछ किताब के पेजेस भी डालूँगा जो अपने आप में बहुत ही शॉर्ट किताब है, अपने आप में बहुत ही टू द पॉइंट किताबें हैं। तो देखें त्रिज्य रेडियल एंड एंगुलर वेव फंक्शन क्या है? नाभिक के चारों ओर अंतरिक्ष में इलेक्ट्रॉन के व्यवहार को, नाभिक के चारों ओर जो अंतरिक्ष में इलेक्ट्रॉन का जो व्यवहार होता है उसको तरंग फलन द्वारा बताया जाता है। इसका मान आपको पता है, हमने श्रोडिंगर तरंग समीकरण के द्वारा हल से निकाला था। एक परमाणु कक्ष से संबंधित तरंग फलन साई 2 घटक, एक तो हमारा साई आर व कोणीय फलन साई। देखिए मैं आपको बताता हूँ इसके, कुछ जो चीज़ें होती हैं वो ये होती हैं कि आपको जो देना है वो कई बार मिस हो जाता है, लेकिन मैंने वो नोट आउट कर रखे हैं। ये आपका जो ये आपका दूसरा टॉपिक है, ये मैं आपको बताता हूँ। तो वहीं अगर आपको बताया जाए तो देखिए ये सब आपको मैं पीडीएफ जो दिखा रहा हूँ, ये सब पीडीएफ आपको दिए जाएंगे, आप ध्यान से नोटेड कर लीजिए। फिर तो कहने की बात ये होती है, तो साई होता है, मैं आपको लिख देता हूँ थोड़ा सा ताकि आपको याद रहे कि आपको एक परमाणु कक्ष के से संबंध तरंग फलन साई होता है, जो घटक जो है किस पर डिपेंड करता है। देखिए साई जो होता है आपका, ये साई, ये आपका इस पर डिपेंड करता है, और ये एक साई होता है आपका डिपेंड करता है आपका थीटा एंड
थीटा और साई पर, फाई पर। और ये देखिए, जबकि ये तो कोणीय तरंग जो होते हैं, कोणीय फलन परिवर्ती कोण थीटा और फाई पर डिपेंड करते हैं, जबकि देखें, इसको ही देख रहे हैं आप। तो ध्रुवीय निर्देशकों में मिलने लिखने के पश्चात हल से तरंग फलन प्राप्त होती है, वह आर, थीटा और साई के रूप का फलन होती है। प्रत्येक चर व तरंग फलन के लिए एक एक दिशा निर्धारित करनी होगी। अतः तीनों चरों के लिए जो आलेखित ग्राफ है वो 4 डायमेंशन होगा। अतः इस समस्या समाधान तथा परमाणु में इलेक्ट्रॉन के वास्तविक विभाजन को आसानी से समझने के लिए त्रिज्य तथा फलन के 3 या 2 फलनों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं आप। कर्व बनाना मैं बता दूंगा आपको। और इसके बाद में देखें, ये आपका जो कर्व बनता है, ये कर्व कैसे बना, देखें आप। कि जैसे जैसे r का मान 1s 2s और 3p कक्षकों के लिए साई r पर जो डिपेंडेंट रहता है उसका मान जब लगाते हैं तो क्या होता है, s का मान जो होता है r के मान बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, वो घटता है। ठीक है, और जैसे 2s की अगर बात करते हैं तो क्या होगा, एक नोड आएगा, 2p में कोई नोड नहीं आएगा। ठीक है, और साई स्क्वायर देखें, साई स्क्वायर के सारे ग्राफ जो होते हैं पॉजिटिव ग्राफ होंगे, कोई नेगेटिव ग्राफ नहीं होगा, कोई नीचे नहीं जाएगा। ठीक है, और सारे ग्राफ कहाँ जाएंगे, आपके ऊपर जाएंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये ग्राफ का ये देखें, ये देखें ग्राफ आप, ये ग्राफ देखें। त्रिज्य फलन का जो वर्ग है किसी कक्षक के लिए उसकी प्रायिकता घनत्व को प्रदर्शित करता है। यह नाभिक से त्रिज्य रेखा पर किसी बिंदु पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता को दर्शाती है। इसके मान में नाभिक से दूरी के साथ जो परिवर्तन होता है उसको आलेख द्वारा प्रदर्शित जब किया जाता है तो 1s कक्षक के लिए नाभिक पर इसका मान अधिकतम होता है, जबकि कक्षकों के लिए नाभिक पर त्रिज्य प्रायिकता घनत्व का मान 0 होता है। इस प्रकार से सेम ऐसे ही हम कोणीय तरंग फलन जो है उसका भी निकाल लेंगे। देखें, मैंने ये जो आपको बना के दिखाए हैं, 1s का ग्राफ देखें, 2s का ग्राफ देखें, ये सभी साई स्क्वायर के साथ है। तो साई स्क्वायर का कभी नेगेटिव ग्राफ नहीं आएगा, ये हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव होगा, नीचे कभी नहीं जाएगा। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। आपको जो चीज़ महत्वपूर्ण है वो ये क्या है, इसको भी आप समझ लीजिए। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इनको बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कर्व जो होगा वो भी इसी प्रकार से होता है। अब कुछ बातें हम कर लेते हैं जिसमें ये पता लगता है कि जो आपके कक्ष, आपके जो अंतर होता है ऑर्बिट और ऑर्बिटल के अंदर, उसको आप जानते हैं कि नहीं जानते, ये कई बार पूछा जाता है। तो इसको आप देख लें कि ऑर्बिट की बात आती है, ये ऑर्बिट की अगर बात आती है एक आता है आपका ऑर्बिटल। देखें, इसमें तो 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं आपके, इसमें जो होता है कि प्रायिकता होती है। तो नाभिक के ये देखिए, पहला आता है, इसकी बात अगर हम करते हैं, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन का काल्पनिक पथ जो होता है वो कक्ष कहलाता है, ऑर्बिट कहलाता है।
जबकि अंतरिक्ष में नाभिक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता अधिकतम होती है कक्षक कहलाता है। नंबर 2, इस ऑर्बिट को मुख्य क्वांटम नंबर n से दर्शाते हैं। इसे n से दर्शाते हैं, जबकि इसे क्या कहते हैं, चुंबकीय क्वांटम संख्या m से प्रदर्शित करते हैं। किसी कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो संख्या होती है कितनी होती है, इसमें 2n², जबकि कक्षक की अधिकतम जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है वो कितनी होती है, 2। इस कक्ष में कोई भी दिशात्मक गुण नहीं होता। इसमें कोई दिशात्मक, सब तरह से क्या है, बराबर होती है। ठीक है, तो ये जो कक्षक होता है आपका ऑर्बिट होता है। ऑर्बिट क्या होता है आपका, इसमें कोई दिशात्मक गुण नहीं होते, जबकि एस कक्षक के अलावा शेष सभी कक्षक जो होते हैं आपके दिशात्मक गुणों वाले होते हैं। तो बहुत ही इसमें सीधी सीधी जो क्वेश्चन आते हैं वो क्या क्या आते हैं बता दूं आपको मैं। सबसे पहले आपको क्वेश्चन आता है कि साई और साई स्क्वायर में अंतर, कक्ष या मतलब ऑर्बिट और ऑर्बिटल में अंतर, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, और इस प्रकार नेक्स्ट जो आपकी क्लास होगी वो होगी आपकी क्वांटम नंबर्स। इससे पहले हम उसमें जाएं क्वांटम नंबर्स में, हम इसको एक बार दोबारा से ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं कि अगर आपको पूछा जाता है इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी कर्व खींचे, और इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी कर्व होता है वो साई के लिए तो कैसा होता है, देखें ये जो आपका इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी कर्व है इसमें ध्यान रखें, साई जो होता है, ये साई जो होता है आपका r, थीटा और फाई पर डिपेंड करता है, इक्वल टू क्या होता है इसका r थीटा पर और कोमा और फाई पर रहता है। इसे आप क्या कर रहे हैं, ये साफ साफ दिखता है कि अगर साई स्क्वायर का रहता है मान, तो आपका कभी भी नेगेटिव कर्व नहीं बनता है। वो हमेशा क्या होगा, जब भी खींचा जाएगा तो कैसे खींचा जाएगा, वो ये है। तो अगर मान लो अगर यहाँ से भी अगर आता तो ये करने के बाद भी दूसरा भी ये रहेगा, तीसरा रहेगा, परंतु नीचे नहीं जाएगा। जबकि जो साई का अगर ग्राफ आता है वो कैसे जाते हैं, वो अगर यहाँ से अगर आपको बढ़ा दिया तो उसके बाद में वो नेगेटिव भी जा सकता है, और जब नेगेटिव जाएगा तो नेगेटिव जाने से देखें, अगर नोड की बात करेंगे तो नोड कहाँ से आएगा, पहले मैं बता देता हूँ उसको। देखें, ये नोड आएगा तो ये यहाँ से नोड आके ये इसके मिल जाएगा, दैट इज़ द नोड। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नहीं पाया जाता। ठीक है, और इस प्रकार ये आप थोड़ा सा स्वयं भी थोड़ा हल्का बहुत देख लें। नोट्स पीडीएफ काफ़ी कंप्लीट हैं, आप पीडीएफ से नोट बना लें। समझने में कोई प्रॉब्लम हो तो दोबारा इस नोट्स को देख लें, आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास हमारी होगी एटॉमिक क्वांटम नंबर्स की। तब तक के लिए थैंक यू।